तो हम आज बात करेंगे गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन वुमेन्स जो बहुत कॉमनली एनकाउंटर होती है, जैसे आपका पीसीओएस हो या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो या फिर सी सेक्शन हो, प्रेगनेंसीज हो। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है किसी भी वुमेन के फीयर पार्ट का, दैट इज़ प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बिल्कुल क्लियर, प्रैक्टिकली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में बात करेंगे। एंड आज हमारे साथ हैं इंदौर शहर की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा अग्रवाल मैम। Thank you for inviting me for this real wonderful podcast. And especially, I'm very much aware that you people are conducting very good podcasts. And being part of this podcast is a good platform for me too, because we can spread the real awareness for the women through this platform. Thank you so much. मैम, कई सारी और वुमेन्स का क्वेश्चन होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहिए या फिर सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए। तो मैम, कौन सी वो कंडीशन है जब हमको सी सेक्शन करवाने की जरूरत पड़ती है? हर महिला को लगता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हर पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही चूज करें और उसको नॉर्मल डिलीवरी ही कराएं। पर कई कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आपने पूछा कि मैम कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जब सिजेरियन की जरूरत पड़ती ही है। तो पहली बात तो ये है कि कई महिलाएं पहले दिन से ये पूछने लगती हैं कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन। तो उस टाइम पर ये बताना किसी के लिए भी नामुमकिन है, और जो ये बता रहे हैं दैट मीन्स इनकम्प्लीट नॉलेज। तो वी हैव टू डिसाइड एट द लास्ट मोमेंट। हम पेशेंट को पूरे 9 महीने प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं। टाइम पर सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बेबी की ग्रोथ कैसी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, देन प्लेसेंटा की क्या सिचुएशन है, बच्चे के चारों तरफ पानी कैसा है, देन जो पेल्विस है जिसमें से बेबी की डिलीवरी होनी है वो पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं है, बेबी बिग बेबी तो नहीं है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो, मतलब कि बच्चा बड़ा है और निकलने वाला रास्ता छोटा है। तो यदि कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी, या प्लेसेंटा नीचे है, या बच्चा यदि पहला बच्चा यदि उल्टा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं, उसमें बहुत रिस्क रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें बिल्कुल जज करना रहता है। यदि बेबी सोनोग्राफी से पता चल रहा है ग्रोथ कम है, IUGR है जिसे बोलते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो उन केसेस में हमें डेफिनेटली इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। पर 90% केसेस में आज भी हम नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश रहती है और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल भी रहती है। बस मेरा मेन मैसेज ये है कि जब आप रेगुलर फॉलोअप कराते हैं तो डॉक्टर जो चेकअप करते हैं प्लस जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनका कंक्लूजन मिलाकर ही ये डिसाइड किया जाता है कि क्या डिसीजन लेना पेशेंट और उसके बेबी के लिए बेस्ट है। तो मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि विमेन को टाइम टू टाइम अपने एग्जामिनेशंस, अपने टेस्टिंग करवाते रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी से पता चलेगा कि आपका फ्यूचर में जाके नॉर्मल से होगा या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी वुमेन की लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट होता है इनफैक्ट कि पेन ड्यूरिंग लेबर, द लेबर पेन। मैंने कई बार सुना कि पेनलेस डिलीवरीज के बारे में भी, तो क्या वो भी कोई पॉसिबिलिटीज है? एंड अगर है तो वो क्या होता है? बहुत सारी विमेन का सपना होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं, पर वो डरती हैं उस फोबिया से जो नॉर्मल लेबर के पेन्स होते हैं। और बोला भी जाता है, वाकई में सच्चाई है कि जो लेबर पेन्स हैं वो अर्थ के, मतलब जो एक फील कर सकते हो आप, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन्स होते हैं। तो तभी एक मदर बेबी को बॉर्न करती है। तो इसी के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक इन्वेंशन की कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इन्वेंट करें कि हम कुछ पेन को कम कर दें और नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस वैसा ही चलता है। तो इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा वुमेन को समझ आ सके, और जो हो सकता है प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रहे हो तो उनके दिमाग से डर निकल जाए कि हर प्रेगनेंसी की जो आउटकम होता है नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेनफुल होता है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम एपीड्यूरल कैथेटर। तो एपीड्यूरल कैथेटर होता है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये होता है एपीड्यूरल कैथेटर। इसके अंदर बहुत पतली सी ट्यूब होती है और इंजेक्शन होता है जो हम कमर में लगाते हैं पेशेंट के, और इसके थ्रू हम दवाई देते हैं धीरे धीरे, मॉनिटरिंग के साथ देते हैं, और हम देखते रहते हैं कि बेबी भी ठीक रहे,
और मदर का जो लेबर का प्रोसेस है वो भी बढ़ता रहे। तो नॉर्मल डिलीवरी को ही हम दर्द रहित बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाएगा। हम सारे पैरामीटर्स देखते रहेंगे, यदि बच्चे की धड़कन कम ज़्यादा नहीं हो रही है, जो हमारी लिमिट है, यदि बच्चे ने अंदर मतलब फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, या उसके चारों तरफ का जो पानी है, यदि वो थैली फ्लूइड गई है तो वो लाइगर क्लियर है। हम सारी चीज़ें देखते रहेंगे। मदर एग्जॉस्ट तो नहीं हो रही है, या मदर के अंदर कोई ऐसा सिम्टम साइन तो नहीं दिख रहा है हमें कि हमें नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस रोकना है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम बिना समय बर्बाद किए हम पेशेंट को एज इट इज सिजेरियन सेक्शन के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक चीज से हमारी डबल पर्पस सॉल्व है। अमेजिंग, मीन्स मुझे लगता है कि आप स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑलरेडी दिया हुआ है एंड जब भी ज़रूरत लगेगी सी सेक्शन में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैं अगर कोई बोलता है, जैसे अगर मैं भी अगर गायनेकोलॉजिस्ट होता प्रैक्टिस करता, और अगर मैं किसी फीमेल को बोलता कि आई कैन अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू, तो वो मुझे थप्पड़ मारती है लिटरली, क्योंकि वो जो पेन होता है वो आपने बताया मैम कि धरती का सबसे डेंजरस और सबसे हाईएस्ट ग्रेड वाला पेन होता है। उससे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन कोई नहीं हो सकता है, और अगर उसको भी पेनलेस बना दिया तो वाह, क्या ही कहना मैम, लिटरली। अब मैम मेरा नेक्स्ट कंसर्न ये है कि क्या किसी का सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरीज में नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती है या नहीं? क्या होता है कि जो पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ था उसकी क्या इंडिकेशन थी, वो किस रीजन से हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पहले वाला सिजेरियन सेक्शन हुआ था कि नीचे बच्चेदानी छोटी है, मतलब बच्चेदानी का मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जहां से बच्चे को निकलना है, पेल्विस छोटी है और बच्चा नहीं निकल सकता, बेबी का साइज बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा हम यदि सोचेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो वो हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि पेशेंट की ऑलरेडी यदि हाइट कम है, बिल्ड कमजोर है और नीचे की हड्डी छोटी है, हड्डी तो उतनी ही रहनी है, तो आपको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। परंतु यदि पहले का सिजेरियन सेक्शन इसलिए हुआ है कि पहले जब नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया गया था, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी, तो ऐसे केसेस में या पहले प्लेसेंटा नीचे था, तो जरूरी नहीं है कि अभी भी प्लेसेंटा नीचे हो या अभी बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली जो पहले का सिजेरियन स्कार है उसकी मोटाई, थिकनेस जिसे बोलते हैं, हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं। यदि उसकी थिकनेस 4 मिलीमीटर से ऊपर है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये हमें जरूर ध्यान रखना होता है कि हम इस वाले केस में हम जो दवाइयाँ डालेंगे दर्द के लिए वो ना डाल के हम कोशिश करते हैं नेचुरल पेन्स आए। यदि हमें दवाई डालनी भी है कि बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल डिलीवरी को फेवर कर रहे हैं, तो उसकी जो डोज होती है उसको बहुत ही मॉनिटर्ड वे में और कम डोज में डाला जाता है, क्योंकि स्कार जो होता है पहले का कट, उसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसका टंग के खुलने का भी डर रहता है। तो इस केस में हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग, पेशेंट के पल्स, बीपी, फिर उसके साथ साथ बच्चे का धड़कन, उसके साथ साथ पेशेंट को बार बार देखना कि पेशेंट को वहाँ टाँकों की जगह दर्द तो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी को प्रोग्रेस किया जा सकता है। और बिल्कुल इसको वीबैक बोला जाता है, वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, और ये हम कंडक्ट कर सकते हैं। मैम आज की डेट में जो यंग वुमेन से या जो भी एक्सपेक्टेड कर रही है अपनी प्रेगनेंसी को या डिलीवरी को एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है, एक तो कंसर्न ये है कि उनकी डिलीवरी काफ़ी स्मूथ हो, एकदम नॉर्मली हो जाए, पूरी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो एकदम स्मूथली कटे। एंड सेकेंड कंसर्न होता है कि उनका प्रेगनेंसी के बाद में जो पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं, लाइक स्कार मार्क या कॉस्मेटिक इश्यूज या बहुत सारे इश्यूज, वेट गेन या वट एवर, तो मैम उसको किस तरह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन अपने आप को मेंटेन करके या मैनेज करके या अपने रूटीन को मेंटेन करके किस तरह से उसको मैनेज कर सकती है? इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जिस दिन से आपकी जर्नी शुरू होती है, अभी तो लोग इतने अवेयर हैं कि बिफोर दे प्लान द प्रेगनेंसी कपल आते हैं और इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और जैसे हम बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमेशा दोनों को ही एक हेल्दी पेरेंट बनने की सलाह दी जाती है कि आप दोनों ही अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, ओवरवेट नहीं हो, आप लोग स्मोकिंग या अल्कोहल यदि इस तरह की कोई हैबिट्स हैं तो उनको क्विट कीजिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बेइंग।
till they get conceived. एंड इसके अलावा हमारे को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टाइम पर, जैसे शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड और DHA बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है। इसके अपार्ट बहुत सारे बेबी के, ताकि बेबी प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए बताया जाता है। तो हमारे को हर प्रेगनेंसी में 8 से 10 किलो वजन बढ़ाना ही है, बट वो 8 से 10 किलो वजन कैसे बढ़ता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और जो आपको गाइड कर रहा है। तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, देन चुकंदर है, सैलेड्स है, इन सब का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। यदि कोई एग खाता है तो डेफिनेटली हमें बहुत स्पाइसी फूड या कॉफी, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। तो एक मोटे तौर पे मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि आप ये घी वगैरह को अवॉइड करके इन चीजों को फोकस करिए, ताकि आपका बेबी हेल्दी रहे और डिलीवरी के बाद आपको बार बार रोज उसको एडमिट कराना या पीडियाट्रिशियन के पास लेकर ना भागना पड़े। जहां तक बात आती है एक्सरसाइज की, तो आपकी प्रेगनेंसी एक बहुत ही जॉयफुल जर्नी है। तो ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसको आप लोग उसको लो कि आए क्या हमारे को प्रेगनेंसी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोर एक्सरसाइज, मतलब कि अम्बलाइकस के नीचे वाली एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं करनी है कि आपको प्रीटर्म लेबर पेन्स आए या पानी की थैली जल्दी रप्चर हो जाए। तो आपको अपना अपर बॉडी, आपको लेग्स, पंजे, सबकी मूवमेंट्स करनी है। आपको मेडिटेशन करना है, बिकॉज अल्टीमेटली मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, आपको ऑक्सीजनेशन का इम्प्रूवमेंट करेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजें हमारे को अल्टीमेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए या सिजेरियन के लिए मेंटली एंड हेल्थ वाइज हर चीज को फिट होने में हेल्प करेंगी। मैम, एक वुमेन की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेन। सेकेंड मोस्ट कॉमन कंसर्न होता है सर्जरी। कई बार हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में सुना है, देखा है, और मैम कई बार औरतों से सुना है कि अरे यार मुझे तो फाइब्रॉइड हो गया, पता नहीं अब सर्जरी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैम आपको क्या लगता है, व्हाट इज फर्स्ट थिंग मैम कि फाइब्रॉइड क्या होता है? बहुत सारे वीमेन जब अपना सोनोग्राफी कराती हैं तो उसमें फाइब्रॉइड निकल आता है, पर इस फाइब्रॉइड को हमेशा ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड किस साइज का है, उस पेशेंट की उम्र क्या है और वो फाइब्रॉइड कहाँ पर लोकेटेड है। मतलब यूट्रस के यदि बाहर है और छोटा सा फाइब्रॉइड है जो कि कोई सिम्टम ही नहीं कर रहा है, तो उसको कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। यदि वही फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर है जहां से हर महीने महावारी आती है, तो उस केस में यदि वो परेशान कर रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट एनीमिक हो रही है, या उसको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, ऐसे पेशेंट्स को फिर उस फाइब्रॉइड को नीचे से ही निकाल दिया जाता है, दूरबीन से, बिना बड़े चीरे के। अब तीसरी बात आती है, जो सबसे कॉमन लोकेशन होती है फाइब्रॉइड की, वो होती है बच्चेदानी के अंदर। बच्चेदानी के अंदर का मतलब, बच्चेदानी के अंदर का मतलब है जो बच्चेदानी की जो मोटी दीवार होती है उसके अंदर, ये सबसे कॉमन लोकेशन होती है। और इन फाइब्रॉइड्स को भी यदि उनका साइज बड़ा है, यदि सिम्टम्स है तो ही हटाना है, अदरवाइज उनको बिल्कुल मेडिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। और हो सकता है बहुत सारे पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनको कुछ परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बार ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग कहलाती है कि पेशेंट गए थे कुछ और कराने के लिए, पेट में दर्द हुआ किसी और कारण से, और उनकी इसमें बच्चेदानी में निकल आए फाइब्रॉइड्स। अब वो पेशेंट पैनिक होता है, वो घूम रहा है कि अरे मेरे को तो फाइब्रॉइड्स है, मैं क्या करूं। तो प्लीज गेट द कंसल्टेशन एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, बिकॉज हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ग्रेट मैम, एंड अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड कि हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। मैम, अब फाइब्रॉइड के साथ साथ में एक और टर्म आती है, यूट्राइन पॉलिप्स। तो मैम, हाउ पॉलिप्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड? पॉलिप्स का मतलब होता है, जैसे फाइब्रॉइड होता है ठोस, थोड़ा सा आप कह सकते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होती है, जबकि जो पॉलिप होता है आप इमेजिन कर लो जैसे अंगूर का दाना होता है, सॉफ्ट सा होता है, थोड़ा गिलगिला होता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिप। और पॉलिप नॉर्मली जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर जहाँ से पीरियड आना होता है या तो वहां होते हैं या बच्चेदानी के मुंह पर होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उसको मैंने हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड, मैंने मतलब हिस्ट्रोस्कोपी होती है, दूरबीन से ही हम नीचे से जाके उस पॉलिप को रिमूव कर दिया। क्योंकि पॉलिप क्या करती हैं ज्यादातर, एक तो इनमें इन्फेक्शन का डर रहता है, दूसरा रहता है कि ये पीरियड की डेट से
अलग आकर ब्लीडिंग करती है। मतलब पेशेंट को पता ही नहीं होता, पेशेंट के मेंसेस चले गए, फिर से वो पेशेंट बोलते हैं मैम मेरे को तो 4 दिन पीरियड खत्म हो गए, फिर मेरे को ब्लीडिंग हो गई है। या फिर पेशेंट आते हैं कि मैम हमें कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉलिप्स होती हैं ये ज्यादातर इस तरह से प्रेजेंट करती हैं। पॉलिप या फाइब्रॉइड के अंदर कंसीव नहीं हो, लाइक इनफर्टिलिटी, तो दिस में हैपन। तो मैम आपको क्या लगता है कि पॉलिप और यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण से कितने केसेस में इनफर्टिलिटी हो सकता है, और किस हद तक उनको एक फियर फैक्टर लेना चाहिए एज ए वुमन उनकी हेल्थ और उनकी फर्टिलिटी को लेके? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी का कारण बने। जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर किया कि डिपेंड करेगा कि वो फाइब्रॉइड कितना बड़ा है और उसकी लोकेशन क्या है। यदि वो फाइब्रॉइड शांति से बैठा हुआ है, यूट्रस की वॉल में है, छोटे साइज का है, तो पेशेंट आराम से प्रेग्नेंट हो सकती है। या फिर कई बार हम बोलते हैं कि सबसीरोसल फाइब्रॉइड, मतलब कि यूट्रस के बाहर है, मतलब कि जहाँ हमारे इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, ऐसी ये भी शांति से वहां बैठा हुआ है, तो वाई टू डिस्टर्ब। तो वो डिस्टर्ब नहीं करता है तो हमारी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब नहीं होती है। यदि फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर है, जहां हमारे बेबी को ग्रो करना है, जहां हमारे बेबी को स्पेस चाहिए, या जहां से स्पर्म अंदर जाएगा और प्रेगनेंसी होगी, वहां ये फाइब्रॉइड है, तब परेशानी की बात होती है। सेम फैक्टर पॉलिप के साथ होता है। यदि पेशेंट प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है तब हम इस पॉलिप को या फाइब्रॉइड को हटाते हैं, अदरवाइज वी कैन इग्नोर दीज थिंग्स। पहला कंसर्न था पेन, दूसरा सर्जरी। सर्जरी में भी एक कंसर्न होता है कि क्या मेरा जो स्कार है या जिसको चीरा बोलते हैं आम भाषा में, वो बड़ा होगा, छोटा होगा। तो मैम इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट या कोई ऐसी सर्जरी जिसमें चीरा बहुत बड़ा बड़ा नहीं लगाना पड़े, या फिर हल्का सा इंसिजन देके भी आप कोई सर्जरी कर पाओ, तो इस तरह की कोई सर्जरीज हमारे गायनेकोलॉजी में होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। और अभी रिसेंट एडवांसेस ये हैं कि हम 99% केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब ये होता है कि जो पहले ट्रेडिशनल वे में फाइब्रॉइड की सर्जरी या फिर ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी ये सब होती थी, जैसे अनमैरिड गर्ल्स आती हैं, उनको कई बार ओवरी में सिस्ट होता है या कोई फाइब्रॉइड है बाहर, यूट्रस के बाहर, जिसको हमें निकालना है, सपोज उसका साइज बड़ा है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम बड़ा चीरा लगाएं, हम लेप्रोस्कोपी से वो करते हैं। और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। आप ये देखिए, ये लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी क्या है, लंबाई ज्यादा है, बट इसका जो आगे का है वो कितना मिलीमीटर्स में है, तो ये इतने ही मिलीमीटर का स्कार सिर्फ आता है, और इसके थ्रू हम जाते हैं एब्डोमेन में और हम अपना काम करते हैं। इसी से हम जो गांठ है, ओवेरियन सिस्ट है या फाइब्रॉइड है, या इवन हम बच्चेदानी के जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, पूरी बच्चेदानी को भी हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये रहता है कि पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं, पेनलेस होता है ये प्रोसीजर, बड़ा चीरा ही नहीं आता है, मतलब हार्डली इतने छोटे छोटे से मिलीमीटर्स के स्कार होते हैं, और पेशेंट सेम डे मोबिलाइज कर दिया जाता है, आराम से चलते फिरते हैं, अगले दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं पेशेंट, और टेक्निक बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट हैंड्स में बहुत ही सेफ होते हैं, और पेशेंट भी रियल में ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि जो पहले ऑपरेशंस होते थे उसमें पेशेंट 1 महीने, 1.5 महीने, 6 हफ्ते का रेस्ट कर रहे हैं, उसमें अननेसेसरी वेट गेन होता था, और पेशेंट बेड रिडन होने के साथ साथ जो बोल सकते हो आप सारे जॉइंट्स इमोबिलाइज हो रहे हैं। ओवरऑल यदि आपकी एक्टिविटी न्यूट्रल होगी तो आप उसको फिट नहीं कह सकते हैं। और हमारा पर्पस क्या रहता है, हमने बीमारी को निकाला पर हम पेशेंट को अनफिट नहीं करना है। हमारा पर्पस है, हमने बीमारी को निकाल दिया, अब तुम और ज्यादा फिट हो जाओ। पर हम करते क्या है, बड़े ऑपरेशंस में पेशेंट को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि नहीं आपको जोड़ मत करो, आप इस तरह का काम नहीं करो, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर है। दे कैन रिज्यूम देयर वर्क वेरी फास्ट, और हीलिंग अच्छी है, ब्लड लॉस कम है, तो ऑल द कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग, दैट फोबिया इज वेरी वेरी लेस। ग्रेट मैम, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स ऐसे कमाल कर चुके हैं अब तक कि डिलीवरी को पेनलेस बना चुके हैं,
उसके भी ऑप्शनल निकाल चुके हैं। सर्जरीज का जो चीरा बड़ा होता था उसको भी छोटा कर चुके हो। जहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पर भी आपने कम कर दी सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स को भी, तो बहुत ही कमाल है मैम। अब एक कंसर्न आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने के बाद में पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक केयर या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या कुछ स्पेसिफिक कंसर्न रखने की ज़रूरत है या नहीं है मैम? पेशेंट को वो सब फॉलो नहीं करना है जो उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आपको ऑपरेशन हुआ है और आपको रेस्ट करना है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, आपको आराम करना है, आपको बहुत सोना है, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको वर्किंग प्लेस पे नहीं जाना है। तो बजाय की रेस्ट्रिक्शन के मैं चाहूँगी ये मैसेज देना कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेशेंट को फ्रीडम देनी है ताकि पेशेंट अपने सारे नॉर्मल रिज्यूम कर सके। जो भी एक्टिविटीज हैं दे कैन डू वेरी वेल। आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप कम सोइए, जितना आप रूटीन में सोते हैं आपको ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करना है ये सोचकर कि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन या कुछ ऐसा हुआ है। आपको उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लेना है। और आपका वो मैं ये देखती हूँ नॉर्मल लाइफ में कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये फील ही नहीं होता है कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन इतने छोटे उनसे हो गया है इस कार्ड से। तो पेशेंट को ये रियलाइज कराना पड़ता है कि हाँ हमने आपकी यूरिन की नली निकाल दी है, अब आपको बेड पे ये जो है हम बाउंड नहीं कर रहे हैं कि कैथेटर जैसे पहले बड़ी सर्जरीज में, बड़ा चीरे वाली सर्जरीज में हफ्ते भर तक पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक पड़ा है, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब इवन कई बार तो हम ओटी टेबल पर पेशेंट को यूरिन पास कराकर लिटाते हैं, सर्जरी करते हैं। पेशेंट को जब एनेस्थीसिया का असर चला जाता है पेशेंट खुद टॉयलेट जाते हैं। तो हमें इसमें ज्यादा फ्रीडम देना है पेशेंट को बजाय कि रेस्ट्रिक्ट करने के। पेन भी हटा दिया, सर्जरी भी कम कर दी, एंड सर्जरी के बाद में पोस्ट सर्जिकल फ्रीडम एक अलग ही चीज़, मतलब एक अलग ही लेवल का एहसास होता है एक वुमेन को जब ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब आप उसकी लाइफ के हर पेनफुल मोमेंट्स को कंफर्टेबल बना देते हो। एंड वुमेन्स अपने आप में एक बहुत पेनफुल सिचुएशन में, उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में जीती हैं। अब मैम आज की डेट में एक कंसर्न हो रहा था कि वुमेन्स के माइंड में एक बहुत मिथ्स एंड बहुत ही मिसकंसेप्शन होते हैं रिगार्डिंग कैंसर्स। वुमेन में होने वाला एक कैंसर जो कि वुमेन का इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर है। अराउंड 13 to 15%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जितना स्टडी किया 13 to 15% वुमेन के अंदर जो कैंसर होते हैं वो यही कैंसर होता है, एंड दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। तो मैम ब्रेस्ट कैंसर में एक कॉमन टेंडेंसी या कॉमन फाइंडिंग्स मिलती है कि ये जो सिटी लाइफ या अर्बन वुमेन्स होती है उनमें ज़्यादा मिलता है बजाय कि रूरल वुमेन्स। तो इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव में ये सही है या गलत? सिटी में एक तो लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा देखा जाए तो आप जंक फूड, वेट गेन, ओबेसिटी ये ज्यादा है, एल्कोहल, स्मोकिंग। तो बेबी टाइम पर नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसको सबसाइड करती है प्रेगनेंसी। तो आपको सही टाइम पर हर चीज जो नेचर ने बनाई है उसको समझने की जरूरत है। लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करने की जरूरत है। शहर में ज्यादातर क्या है, लोग प्रोफेशनल है, वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ना देके सारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, रात में ड्यूटी आवर्स ज्यादा है, दिन में सो रहे हैं, देन प्रेगनेंसी टाइमली प्लान नहीं हो रही है, लेट मैरिजेस, बहुत सारे और रीजंस हैं जो मेनली नटशेल में मैं कहना चाहूँ तो ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और यही कारण है कि आप ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करते हो। पर इसका ये भी दूसरा पहलू है कि शहर के विमेन हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बजाय कि विलेज पीपल के जहाँ अभी भी अवेयरनेस कम है। तो ये भी एक कारण है कि जिसको ज़्यादा अवेयरनेस होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग जल्दी डॉक्टर के पास आएंगे। तो हमें ये जरूरत है कि गांवों तक में भी जाकर, और बहुत सिंपल सी चीज होती है ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी इस चीज को हाईलाइट किया है। हमारी हथेली हमारे पास है, हमारी ब्रेस्ट को हम खुद अपनी हथेली से ऐसे प्रेस करके यदि देखते हैं और हमें यदि कुछ नोड्यूल, कुछ गांठ फील होती है, हमें अर्ली से अर्ली डॉक्टर से मिलना है। यदि हमारी ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज आ रहा है
किसी भी तरह का, यदि मदर दूध पिला रही है तो इट्स नॉर्मल, अदरवाइज यदि ग्रीनिश या ब्राउन या रेड किसी भी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है, इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और हमें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा जैसे आप सबने देखा होगा संतरा होता है, संतरे के ऊपर गड्ढे गड्ढे होते हैं, राइट। तो यदि अर्ली कैंसर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यदि ऐसा कुछ भी लग रहा है कि निप्पल जो है वो अंदर की साइड धस रहा है या ऑरेंज जैसे छेद आपको गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही अर्ली और बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसके अलावा यदि आपको अपनी बगल में गांठ फील हो रही है, मतलब कि आपको ब्रेस्ट में नहीं फील हो रही है पर बगल में फील हो रही है, तो भी आपको उसको हल्के में नहीं लेना है और आपको डेफिनेटली डॉक्टर से चेकअप कराना है। इसमें होता क्या है, बिल्कुल बिना कुछ सुई लगे एक सिंपल सा सोनोमैमोग्राफी बोलते हैं, जो कि एक एक्सरे होता है और एक अल्ट्रासाउंड होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर हम समझ सकते हैं कि हमें कुछ और टेस्ट तो नहीं कराना है। यदि निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है तो हम FNACV या साइटोलॉजी बोलते हैं, हमें कुछ गांठ मिल रही है तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते देखते छोटा सा सैंपल ले सकते हैं, हम उसकी जांच करा सकते हैं। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजीज की कमी नहीं है कि किस प्रकार का कैंसर है, किस स्टेज पर है, बट बस कमी है तो लोगों में अवेयरनेस की। हमें इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना है कि ये बहुत सिंपल चीजें से बढ़ने मत दो, और तुम्हें खुद ही जब तुम्हारा पीरियड आता है कोई एक दिन ऐसा सेट कर लो कि उस पीरियड वाले दिन मुझे अपनी ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना है, तो इस तरह से आपको याद भी रहेगा और आपकी बीमारी वो एक लेवल तक ही रहेगी, उसके बाद बढ़ेगी। आपकी लाइफ में जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफ़ी हद तक जेनेटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैम आपका क्या कहना है, जेनेटिकली अगर कुछ कंडीशंस हो रही है, कुछ किसी को पेशेंट को लग रहा है कि मुझे जेनेटिकल कोई टेस्ट करवाना है जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं? किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मदर को या जो फर्स्ट रिलेटिव होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोला जाता है, यदि आपके मदर को, फादर को या सिस्टर को, रियल सिस्टर्स को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, ओवेरियन मैलिग्नेंसी है, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है या फिर यूट्रस के अंदर है, तो हमें अपना टाइम पर इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग कराना चाहिए। इसके लिए कई सारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, प्लस सोनोमैमोग्राफी होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो और यूट्रस के जो कैंसर होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, क्योंकि दोनों के लिए हार्मोन ऑलमोस्ट सेम होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो ज्यादा होता है उसकी वजह से होता है। तो जेनेटिक हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसको प्रिवेंशन का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि इस तरह की कुछ भी चीजें हुई हैं तो हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हों और हम इन पेशेंट्स को जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर टाइम पर कराएं, प्रॉपर चेकअप कराएं, और यदि जरा सा भी कुछ हमें सिग्नल रेड मिल रहा है देन वी प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। दैट्स ग्रेट मैम कि अवेयरनेस ही ट्रीटमेंट है। बेसिकली आप अवेयर हो, अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो कोई भी बीमारी नहीं रह जाती है, फिर हमारे हाथ में सारा इलाज है। बट अगर आप इग्नोर करते हो, टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, टाइम से अगर डायग्नोसिस नहीं करते हो, कॉन्शियस नहीं रहते हो, अपने अवेयरनेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, तो फिर द प्रॉब्लम कैन बी बिगर। अब मैम कुछ लैब टेस्ट ऐसे होते हैं ना जो किसी देश की तकदीर बदल देते हैं। एक लैब टेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है पेप स्मीयर एग्जामिनेशन। उसने ऑस्ट्रेलिया की तकदीर ही बदल दी। वहाँ पे आज की डेट में वुमेन में होने वाला एक सेकेंड कैंसर, दैट इज CA सर्विक्स या सर्विक्स कैंसर, वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो चुका है। तो मैम व्हाट डू यू थिंक, एंड अभी लोगों को पेप स्मीयर का नाम तो सुना होता है, लेकिन वास्तव में पेप स्मीयर होता क्या है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो प्लीज़ मैम बताइए कि पेप स्मीयर आखिर होता है। इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर का जो मतलब है दैट इज बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और ये एक इसलिए सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है इंडिया में मॉर्टेलिटी का कि ये एक हिडन पार्ट है, ये छुपी हुई जगह है जहां से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो ऐसी स्टेज पर आते हैं जब ये कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका होता है, तो यही सबसे बड़े दुख की बात है। इसके लिए जबकि जो टेक्निक है इसको अर्ली डिटेक्शन की वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि कोई भी आराम से इसको करवा सकता है,
और इसका ही जो हायर वर्जन होता है वो कहलाता है HPV DNA टेस्टिंग, और उसका कॉस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हर कोई पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पाता। इसके दोनों के जो बीच का होता है वो कहलाता है LBC, तो वो भी हम करवा सकते हैं जो पेशेंट अफोर्डेबल हो। और ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, और मैं ये चाहती हूँ कि इनफैक्ट इंडिया के हर कोने में, हर छोटे से छोटे विलेज में लोगों को ये पता हो कि क्या है पेप्समेयर, क्या है सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि जब पेशेंट को देखते हैं तो सच में इतना दुख होता है कि हमें दिखता है कि जब हम नीचे से एग्जामिन करते हैं इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ दिखती है। ग्रोथ का मतलब एब्नॉर्मल टिश्यू दिखता है जो कि बिल्कुल फैल चुका होता है, एडवांस स्टेज पर होता है। ये होती है एक सिंपल सी कांच की स्लाइड, राइट। ये कांच की स्लाइड है और ये हमारी है आइसक्रीम स्टिक, सबको पता है। तो यदि किसी के पास इसी का एक और वर्जन होता है, उसको IRC स्पैचुला बोलते हैं। वो आगे से इस शेप का बना होता है कि जिससे कि अंदर यूट्रस जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, वहां से सैंपल आ जाए। पर यदि आपके पास मिनिमल रिसोर्सेज है तो भी आप इससे वो सैंपल लेकर, आपको ऑस दिखता है, ऑस का मतलब वो छेद दिखता है बच्चेदानी का, वहां से लेके आप इस पर फैला देते हैं, जो कि बहुत ही इजीली हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं। इवन हम आशा वर्कर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। और इसके तुरंत बाद ये एक स्प्रे होता है जिसको बोलते हैं फिक्सेटिव। फिक्सेटिव का मतलब है कि ये सेल्स को फिक्स कर देगा, ताकि हमने जो सैंपल लिया है वो जब तक लैब में जाएगा, प्रोसेस होगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब तक उसमें कोई चीजें चेंज ना हो और ओरिजिनल रिपोर्ट हमें मिल जाए कि हाँ, इस पेशेंट को कैंसर या कैंसर से रिलेटेड कुछ अर्ली चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। अब इनसे एक हायर वर्जन होता है जो मैंने आपको बताया, LBC। LBC ये जार होता है, छोटी सी डिब्बी है, इसमें ऑलरेडी ये चीज डली हुई है। जो हमने स्प्रे करा वो स्प्रे इसकी बजाय इसमें ऑलरेडी है, तो ये और इजी है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें जब पेशेंट को लिटा के एक साइटो ब्रश आता है, हम उससे सैंपल लेते हैं और उस ब्रश को इसके अंदर डाल देते हैं। पूरा ब्रश नहीं डालना होता है, उसमें डिटैचमेंट के लिए पार्ट होता है, उसको निकाला, इसके अंदर डाल दिया और इस सैंपल को एज इट इज हम लैब में भेज देते हैं। लैब में प्रोसेस होता है और हमारे को रिपोर्ट मिल जाती है। अब इनसे एक और चीज हम ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने बताया, HPV DNA। HPV DNA का मतलब ये है, HPV एक वायरस का नाम है। जैसे कोरोना के बाद सबको कोरोना वायरस रट गया है, ऐसे ही HPV एक वायरस का नाम है जो कि कैंसर करता है, ये वाला सर्वाइकल कैंसर। और उसके लिए जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, उसकी भी समझ लो आपकी बहुत सारे भाई बहन होते हैं। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं ताकि आम जनता तक हमारी बात पहुंच सके, तो HPV वायरस के बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं। तो वो ब्रदर सिस्टर में से कुछ तो शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। तो वो जो एग्रेसिव वाले होते हैं वो गंदे वाला CA सर्विक्स करते हैं, कैंसर सर्विक्स करते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमें HPV DNA से ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट को किस लेवल का वायरस इन्फेक्शन है और ये खतरनाक होगा या सिंपल होगा, और हम उस पेशेंट को फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब काफ़ी हद तक आपने पूरा पेप्समेयर एग्जामिनेशन समझाया। एंड लिटरली आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि उनको ये पेप्समेयर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए और रेगुलरली करवाना चाहिए। एंड उसकी फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में कोने कोने तक पहुंच चुकी है। इवन आशा वर्कर्स कैन डू, ANM, नर्सिंग स्टाफ, PHC, CSCs, सब सेंटर तक भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करिए एंड सर्वाइकल कैंसर से ईजी बचा जा सकता है। मैम, अब कंसर्न आता है कि पेप्समेयर इतना सिंपल टेस्ट है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में पेशेंट को अवेलेबल हो जाता है एंड इजीली एक्सेसिबल भी है। तो उस पेशेंट को या किसी भी पर्सन को चाहिए कि मुझे पेप्समेयर एग्जामिनेशन करवाना है, तो कौन सी आइडियल एज है और कौन सी एज में उसको करवाना चाहिए?
बट जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो आफ्टर मैरिज या आप रिलेशन में हैं तो आप इसको अर्लीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है और आप इसको ईयरली रिपीट करवा सकते हैं यदि आपके पेपिसिड में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं आया है। यदि आपके पेपिसिड में कुछ एबनॉर्मलिटी आई है तो हमें डिपेंड करेगा कि यदि उसमें कुछ अर्ली साइन दिख रहा है तो हम उसको एवरी 3 मंथ रिपीट कर लें, या फिर उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस दिख रहे थे तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है सर्वाइकल बायोप्सी, हम वो कर ले। सर्वाइकल बायोप्सी का क्या मतलब है कि हम एक छोटा सा टुकड़ा सर्विक्स का लेकर और उसको जांच कर लेते हैं, जिसमें हमारे को अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ हमारी किस लेवल की बीमारी है और हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। और ये बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, ओटी में होता है, हल्का सा पेशेंट को बेहोश किया जाता है थोड़ी देर के लिए और फिर पेशेंट नॉर्मली उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर रूट जो है, जो हमें ABCD होता है, तो हमें ABCD का जो A है दैट इज पेप स्मीयर, और हमारे को ये सेक्सुअली यदि आप एक्टिव हैं तो आप कभी भी करा सकते हैं टिल मीनोपॉज। इवन आप मीनोपॉज के बाद भी ये कराना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं होता है, कई लोग क्या सोचते हैं मीनोपॉज हो गया अब तो हमारे को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, जबकि आपका यूट्रस भी वही है, आपका सर्विक्स भी वही है, तो आपके बच्चेदानी से माहवारी बंद हो गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी जो सर्विक्स है उसमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। वो HPV इन्फेक्शन हो सकता है कई सालों का हो, जो कि वहां पर अब प्रोड्यूस हो रहा हो। तो आपको लाइफ में, मतलब जब से आप लोग रिलेशन में आते हैं, टाइम टाइम पर पूरा अपना चेकअप कराइए। बस वो ड्यूरेशन जो रिपीट पेपिस्मियर का है वो डिपेंड करता है कि आपका पहला पेपिस्मियर की रिपोर्ट कैसी थी, और इसके बाद आप मीनोपॉज में भी चेकअप कराइए। कई सारे पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट आते हैं मेरे पास जिनको अर्ली केसेस ऑफ कैंसर होता है, या उनको कोई और प्रॉब्लम होती है, या पॉलिप आ जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। टाइम ज्यादातर इंडियन वुमेन में मैंने देखा है कि एक बार डिलीवरी हो गई, अब उसका जब तक दूसरा बच्चा नहीं होगा तब तक उस ड्यूरेशन के बीच में उसका कोई सोनोग्राफी नहीं होगा, कोई गायनेक चेकअप नहीं होगा। तो ये बहुत ही गलत मतलब कि हमारे यहाँ पर कल्चर है जो गलत है। हर फीमेल को अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है कि हम समय समय पर अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। पर स्पेशली मेरा मैसेज मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल, पेरीमीनोपॉजल का मतलब है जिनका मीनोपॉज आने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो ये आज भी एजुकेटेड क्लास के लोग भी मेरे पास आकर और बात करते हैं, मेरे को ना पीरियड आगे पीछे आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये तो पेरीमीनोपॉजल है, ये तो कॉमन। तो वो लोग हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जोड़ देते हैं पेरीमीनोपॉजल है, मतलब ये सब एक्सेप्टेड है, और वो अपनी जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है उसको इतना बढ़ा के ले आते हैं। तो प्लीज ये पॉलिसी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, टाइम टाइम पर हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराना है।